नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंच में उपस्थित विद्वद्गण एवं यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं दोस्तों, आज इस गांधी जी और विनोबा भावे जी का पुण्य नगरी श्री वर्धा में यह शासन एवं समाज नामक परिसंवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं अपना चिंतन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। शासन और समाज, सबसे पहले तो हम इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि यह शब्द कैसे बना। तो सबसे पहले शासन के बारे में जानेंगे। शासु अनिशिष्ट धातु से जब ल्युट प्रत्यय हो जाता है तो शासन शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है शिष्यते अनेन इति शासनम, जिसके द्वारा समाज में एक व्यवस्थित नियम कानून का आयोजन किया जाए उसे शासन कहते हैं। और अमर कोश नामक कोश ग्रंथ में भी इसके बारे में बताया गया है। शासनम राजदत्तोर्भ्याम शेषाज्ञा शास्त्र शांतिषु, अर्थात एक शासक जो है अपने लिखित एवं मौखिक जो नियम कानून समाज में उसके नियंत्रण में एवं उसकी व्यवस्था में लागू करता है तो उसे शासन कहते हैं। अब आइए समाज के बारे में जानते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक अजगतो धातु से जब घय प्रत्यय होता है तो समाज शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है समम अजंती निवसंती जनाः यस्मिन् इति समाजः। जहाँ पर ऐसा समूह जहाँ पर लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे समाज कहते हैं। यह तो इसकी निष्पत्ति। और शासन के प्रकार तो कई सारे हैं, पर सामान्यतः उसके हम दो प्रकार कह सकते हैं, एक परानुशासन, एक आत्मानुशासन। परानुशासन जो बाह्य शासन होता है, दूसरों के द्वारा लागू किया जाता है, वह शासन परानुशासन होता है। और आत्मानुशासन वह होता है जो व्यक्ति के अंदर से ही जो अपने कर्तव्यों के बारे में भाव जगाता है, वह शासन होता है आत्मानुशासन। और वैसे आत्मानुशासन ही बहुत अच्छा है, पर परानुशासन के लिए भी आत्मानुशासन का होना बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सबसे बड़ा अच्छा शासन वह है जो व्यक्ति खुद अपना कर्तव्यों का पालन करे और खुद अपने शासन बनाए। इसलिए ये अच्छा भी है, पर बहुत कठिन है आत्मानुशासन के बारे में चिंतन करना। इसलिए आज के समाज में हमें परानुशासन की जरूरत पड़ी, क्योंकि आत्मानुशासन को पालन करना इतना सरल नहीं है। और समाज जो है, दृष्टांत के द्वारा हम समाज और शासन को समझते हैं। शासन जो होता है लगाम होता है, और समाज जो होता है रथ होता है, और उसमें जो सफ़र करने वाला जो घोड़े होते हैं वो जनता होती है, और जो चालक होता है वो शासक होता है। तो समाज रूपी रथ को शासक रूपी जो चालक है घोड़े रूपी शासन के जनता को लगाम रूपी शासन के द्वारा कंट्रोल करता है। इसलिए वह समाज में शासन का व्यवस्थित किया जाता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। शासन के 8 प्रकार बताए गए हैं। प्रज्ञा पनाज्ञा परिधान लेखास तथा परिहार निसृष्टि लेखौ प्रावृत्तिकश्च प्रतिलेख एव सर्वत्रगश्च प्रतिपालकानि। इस प्रकार से शासन के 8 भेद बताए हैं। और शासन को लागू करने के लिए जो 4 उपाय बताए गए हैं आप लोग भी जानते हैं। साम दाम दंड भेद, इसको कौटिल्य ने उपायाः सामोपप्रदान दंड भेदाः इस प्रकार से कहा है सूत्र में, जिसका अर्थ होता है शाम मतलब शांतिपूर्वक शासन को लागू करना। क्योंकि कोई भी काम हम शुरुआत में करते हैं तो उसको सीधी तरह से मतलब दंड नहीं दिया जाता है, शुरुआत में शांतिपूर्वक शासन को लागू किया जाता है। तो शाम में 5 प्रकार के होते हैं। गुण संकीर्तन, परस्पर उपकार दर्शन, आयाति प्रदर्शन, संबंधोपाख्यान और आत्मोपनिदान। उसके बाद है उपप्रदान अर्थात दान। उसमें अर्थ के द्वारा आर्थिक सहयोग करना दान होता है। और भेद जो होता है निर्वत्सनम संकादनम च भेदः, जब पहले और दूसरे उपाय से भी शासन को हम लागू नहीं कर सकते हैं तो यह तीसरा उपाय भेद को अपनाना पड़ता है, जिसमें शंका उत्पन्न करना और उसको डांटना फटकारना
जिससे कि शासन को लागू किया जा सके। और चौथा होता है बदह परिक्लेशोर्तहरणम दंडः, यह सबसे अंतिम उपाय है। उसमें भी सबसे पहले उसका धन जब्त करना और उसको दंड देना, और सबसे अंतिम है वध अर्थात मृत्यु। यह उपाय सबसे अंतिम में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पहले वाले सभी उपाय जब विफल हो जाते हैं तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए। समाज वह होता है, एक संबंधों का जाल होता है, जहाँ पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न रीति रिवाजों को मानने वाले लोग, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, और उसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए शासन की आवश्यकता होती है। किसी ने पूछा कि यह शासन मतलब इतना बड़ा विश्व है, यत्र विश्वम भवत्येकनिडं वसुधैव कुटुम्बकम इत्यादि भावों से आप्लावित यह पूरा विश्व, इसको विभाग क्यों किया गया, इसको अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया? तो उसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि इतना बड़ा विश्व में हम एक शासन नहीं लागू कर सकते, क्योंकि यहाँ की जनता अलग अलग है, इनके मान्यताएं अलग अलग है, धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है। तो इसको एक व्यवस्थित रूप देने के लिए देशों में विभाजन किया गया, जिससे कि हम शासन को अच्छी तरह से लागू कर सकें। शासन जो है समाज के हित में होना चाहिए, शासन थोपा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हम दबाव में कराते हैं तो वह अच्छी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए शासन जो है समाज के हित में होना चाहिए। समाज में ऐसी आपदाएं विपत्ति आए ही ना, इसके लिए शासन होना चाहिए। आपत्ति आने के बाद शासन तो है ही, पर शासन का उपयोग इसलिए भी किया जाता है कि समाज में ऐसी आपत्ति आए ही ना। और मानव समाज बहुत व्यापक समाज है, इसकी कई सारी इकाइयां हैं। जिस तरह से एक लकड़ी को हम तोड़ने के बाद भी वह लकड़ी ही रहती है, इसी प्रकार एक व्यापक समाज को हम अलग अलग विभागों में बांटते हैं, उससे वह समाज नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए वह समाज ही होता है। और मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज से हटकर रहता है वह या तो देवता है या तो पशु है। अब हम सब सोचें कि हम क्या हैं, इसलिए हम समाज में रहते हैं, तो हम वास्तव में हम मानव हैं। और समाज और शासन के जो समाज में शासन को लागू करने की पहले की पद्धति कुछ और थी। राजा हुआ करते, उनके खानदान में अपना मतलब राजा के बाद एक दूसरा उसका बेटा आता था, उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से होता था। योग्यता चाहे हो ना हो, पर एक वंश प्रक्रिया चलती थी, जिससे कि शासन व्यवस्था में ढीला हो गया शासन व्यवस्था। इसलिए आज के लोकतांत्रिक समाज में शासन को बदलना पड़ा, और यह बहुत अच्छा भी है, क्योंकि उत्तराधिकारी जो होते थे भले बुद्धि होना उसमें, पर राजा वही बनता था जिससे कि समाज की जो अपेक्षाएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, समाज की जो दुर्नीति है उसको खत्म नहीं कर सकता था वो, क्योंकि वो एक वंश परंपरा से चली गई थी। और समाज और शासन के विषय में दो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उनका दो मत है। एक हब्स नाम के राजनीतिज्ञ होते थे, उन्होंने कहा कि पहले शासन बहुत अच्छा होता था, पर पहले शासन बहुत बेकार होता था, पर आज अच्छा है, क्योंकि पहले जो है आत्मानुशासन को ज़्यादा जोर दिया जाता था, पर आज के समाज में ये संभव नहीं, क्योंकि इतने विविधता है कि आत्मानुशासन होना तो चाहिए पर असंभव नहीं है। इसलिए एक जॉन लॉक नाम के पाश्चात्य विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि पहले की जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, पर आज शासन व्यवस्था पहले जैसी नहीं है। और शासन को समाज में लागू करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी शासक का होता है, जो नेता रूप में या परिवार में अपने परिवार के जो सबसे बड़े होते हैं उन व्यक्ति के रूप में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में वहाँ के प्रधानाचार्य या वाइस चांसलर के रूप में होते हैं। और उसकी जिम्मेदारी यह होती है कि सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी जनता की होती है, क्योंकि वह कैसा शासक लाना चाहता है। अच्छा शासक आएगा तो उसकी भलाई में सोचेगा, यदि बुरा शासक आएगा तो उसके विपरीत काम करेगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि एक जनता का कर्तव्य होता है कि वह कैसे शासक चाहता है। और शासन के बारे में यह कहा गया है, चिकित्सागमैव दोषं विमुक्तिः शासनः। जिस प्रकार से हम चिकित्सा के द्वारा शारीरिक व्याधियों को दूर करते हैं, उसी प्रकार एक शासन के द्वारा समाज की जो कुरीति हैं, समाज की जो विभिन्नताएं में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको खत्म करते हैं। और यदि जिस प्रकार समाज में रहने वाला जो वैद्य है अपने दवाई का दुरुपयोग करता है तो रोगी को हानि पहुंचाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट शासक भी समाज में अपनी मतलब कुशासन के द्वारा वह दुर्गति फैलाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि शासन किस प्रकार से हो, समाज के हित में होना चाहिए शासन,
इसलिए यह मुख्य बात है कि समाज के भलाई के लिए शासन का उपयोग किया जाना चाहिए और समय के साथ शासन का परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में जो शासन उपयुक्त होता था आज वह उपयुक्त नहीं होता, इसलिए समाज का परिवर्तन होते रहना चाहिए। धन्यवाद।